ये पूरी खबर जो है वो आपको चर्चा में देखने को मिली है। कैसा एनालिसिस किया गया है, तो यहां पर जो टेक्नोलॉजी है उस टेक्नोलॉजी का नाम सबसे पहले आपको याद रखना है। इसका नाम है एसिड एचिंग टेक्नोलॉजी। क्या नाम है? एसिड एचिंग टेक्नोलॉजी। तो ये आपको याद होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। ये हमसे पूछा जा सकता है कि एसिड एचिंग टेक्नोलॉजी क्या है, तो आपको याद रखना है एसिड एचिंग टेक्नोलॉजी जो है वो बेसिकली आपका होमो इरेक्टस के डीएनए को एनालाइज करने की एक टेक्नोलॉजी है। तो एसिड एचिंग टेक्नोलॉजी आपको याद रखनी है। इस टेक्नोलॉजी में हम करते क्या हैं, तो सामान्यतः अगर आप देखें, सामान्यतः जो हमारे पास इससे पहले की जो टेक्निक थी जिसके माध्यम से हम किसी भी फॉसिल का डीएनए निकालते थे, उस टेक्निक में क्या होता था कि जो आपका फॉसिल है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता था, उसको पीसा जाता था और इसके बाद उसके माध्यम से हम जो है उसका डीएनए एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करते थे। कभी आपने जो है बनाना उसका डीएनए जो है उसकी एक वीडियो देखिएगा, आप यूट्यूब पे जो है उसकी वीडियो देख सकते हैं कि बनाना का डीएनए कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है। उसी तरीके से जो आपका जो ये फॉसिल फ्यूल है या जो आपका फॉसिल है उसका डीएनए भी हम एक्सट्रैक्ट करते थे, उसको छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ दिया जाता था। लेकिन ये इस बात की गारंटी नहीं देता था कि डीएनए निकलेगा या नहीं निकलेगा, पर इस बात की गारंटी जरूर देता था कि जो आपका फॉसिल है वो खराब हो जाएगा। तो इसकी वजह से जो आपके कलेक्टर्स हुआ करते थे या जो आपके म्यूजियम के संग्राहक हुआ करते थे वो इस बात की अनुमति नहीं देते थे कि वो जो आपके रिसर्चर्स हैं वो किसी भी फॉसिल को तोड़े, क्योंकि फिर तो फॉसिल की जो वैल्यू है वो समाप्त हो जाती थी। तो अब यहां पर आपका जो वैज्ञानिक है उन्होंने नई टेक्नोलॉजी डेवलप की है जिसको एसिड इचिंग टेक्नोलॉजी कहा जाता है, जिसमें फॉसिल को तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो फिर इसमें डीएनए एनालिसिस होता कैसे है? इसमें डीएनए एनालिसिस जो है वो आपका हमारे टूथ के माध्यम से होता है, या जो आपके डीएनए के टूथ हैं, जो दांत हैं, उनके माध्यम से होता है। तो इसमें होता क्या है कि दांत के इनेमल जो है इसके छोटे छोटे हिस्सों को आपका जो अम्लीय घोल है, जो एसिड सोल्यूशन है, एसिड सोल्यूशन के संपर्क में लाया जाता है, एसिड सोल्यूशन में डाला जाता है। इसके बाद ये जो आपका जो एसिड सोल्यूशन है इसमें अम्ल जो है वो आपका सूक्ष्म मात्रा में इसको घोल देता है, सूक्ष्म मात्रा में इमेनल को घोल देता है, जिससे इमेनल में जो प्रोटीन मौजूद है ये प्रोटीन आपका अलग हो जाता है। जब ये प्रोटीन अलग हो जाता है तो इस प्रोटीन के माध्यम से, क्योंकि डीएनए जो है, जो आपका प्रोटीन है वो डीएनए से ही बनता है, तो जब हमारे पास प्रोटीन आ जाता है तो हम प्रोटीन का इस्तेमाल करके डीएनए को भी बना सकते हैं, डीएनए को भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये डीएनए जो है इसके माध्यम से पूरी तरीके से प्राप्त किया जा सकता है। और ये डीएनए बहुत बेहतर रहता है, क्यों? क्योंकि प्रोटीन में लंबे समय तक डीएनए को स्टोर करने की क्षमता मौजूद होती है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फायदा जो है वो इसमें आपको देखने को मिलता है। तो आपसे अगर पूछा जाए एसिड इचिंग टेक्नोलॉजी क्या है, तो आपको पता होना चाहिए डीएनए एनालिसिस की टेक्नोलॉजी है जिसमें हम जो है प्रोटीन का इस्तेमाल करते हैं, या आप कह सकते हैं कि हमारे टूथ में, हमारे दांत में जो प्रोटीन मौजूद है उसका हम इस्तेमाल करते हैं। अब यहां पर आप बात करें कि जो अध्ययन यहां पर किया गया वैज्ञानिकों की तरफ से, उस अध्ययन में क्या निष्कर्ष आपको देखने को मिले, उस अध्ययन से, यानी कि जो चाइना में स्टडी की गई, उस चाइना की स्टडी से क्या निष्कर्ष आपको देखने को मिले, क्या जरूरी बातें हमारे सामने निकल करके आई। तो यहां पर दो निष्कर्ष हमारे सामने निकल करके आए जिसके आधार पर हम कुछ अनुमान लगाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला जो निष्कर्ष हमारे सामने निकल करके आया वो ये था कि चाइना के जो होमो इरेक्टस थे उनमें से जो अधिकांश, जो सभी होमो इरेक्टस थे उसमें कुछ वेरिएंट ऐसे थे जो वेरिएंट आपका पूरी तरीके से अलग हैं, यानी कि कुछ आपका डीएनए का पार्ट ऐसा था जो डीएनए का पार्ट केवल होमो इरेक्टस में ही मिलता है, यानी कि होमो सेपियंस में नहीं मिलता, यानी कि कुछ हिस्सा आपका होमो सेपियंस और होमो इरेक्टस दोनों में अलग अलग है। दूसरा निष्कर्ष यहां पर यह निकल करके आया कि डीएनए का कुछ वेरिएंट ऐसा था, कुछ पार्ट ऐसा था जो कि होमो सेपियंस में भी मिलता है और होमो इरेक्टस में भी मिलता है। अब इन दोनों निष्कर्षों को एक साथ अगर आप मिलाएंगे तो यहां पर यह निष्कर्ष आप निकाल सकते हैं कि दुनिया में एक समय ऐसा भी रहा होगा, चाइना में खासतौर पर एक समय ऐसा भी रहा होगा जहां पर होमो इरेक्टस और होमो सेपियंस एक साथ एक समय पर मौजूद थे और उनके बीच में इंटरब्रीडिंग देखने को मिली थी, और इसी इंटरब्रीडिंग का परिणाम है कि उनके डीएनए का कुछ पार्ट जो है वो आपस में एक दूसरे के साथ मैच होता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट निष्कर्ष यहां पर आपको याद रखना है कि उनके बीच में अंतः प्रजनन की प्रक्रिया आपको देखने को मिली होगी, और इसी इंटरब्रीडिंग की वजह से दोनों का जो डीएनए है उनमें कुछ सिमिलैरिटीज और कुछ डिफरेंसेस मौजूद हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट निष्कर्ष यहां से निकल करके आता है, जिस निष्कर्ष के बारे में आपको याद रखना है, जिसको हमने डिस्कस कर लिया है। तो सारा टॉपिक जो है, पूरा टॉपिक यहां पर आपका होता है समाप्त। पहली खबर यहां पर समाप्त होती है। उम्मीद है पहली खबर आपको समझ में आई होगी। अगर आपको पहली खबर समझ में आ गई है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि पहली खबर आपको समझ में आ गई है। हम बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सूचना है। सूचना यह है कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो हम आपके लिए एक बहुत ही शानदार कोर्स लेकर के आए हैं जिसका नाम है आईएसजीएस फाउंडेशन कोर्स। तो ये एक फाउंडेशन कोर्स है
फाउंडेशन कोर्स होने का मतलब यह है कि यहाँ पर आपकी नींव को, आपके बेस को मजबूत किया जाएगा। इसमें आपके सारे जो सब्जेक्ट हैं वो बिल्कुल बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। ऑनलाइन कोर्स होगा, यानी कि आप जो है अपनी सहूलियत के मुताबिक कभी भी कहीं से भी रह करके पढ़ाई कर सकते हैं, और सारी क्लासेस आपका करोल बाग और नोएडा के जो सेंटर हैं वहां से लाइव होने वाली हैं। इसमें आपको लगभग 400 प्लस स्ट्रक्चर्ड कक्षाएं आपको मिल जाएंगी, सारे सब्जेक्ट के प्रिंटेड कलर्ड नोट्स आपको मिल जाएंगे। इसके साथ साथ आपको मेंस कैप्सूल सीरीज मिलेगी, यानी कि आप अपने मेंस के क्रिस्प नोट बना सकते हैं। इसमें आपको प्रीलिम्स की टेस्ट प्रैक्टिस सीरीज भी मिलेगी, आप अपने आंसर्स भी चेक करा सकते हैं। एआई की सुविधा यहाँ पर आपको मिलेगी, और करंट अफेयर का जो सेक्शन है वो भी आपका पूरा इस पूरे कोर्स में कवर होने वाला है। तो बहुत ही अच्छा कोर्स है, बहुत शानदार कोर्स है। अगर आपको कोर्स ज्वाइन करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहां पर क्लिक करके आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, या आप हमारे नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं। नंबर आप नोट कर लीजिए 8750187501। तो इस नंबर पर आपको डिटेल से जानकारी मिल जाएगी। चलिए अब हम यहां से बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं अपनी अगली खबर के बारे में। अगली जो हमारी खबर है ये बेसिकली आपको याद होगा, हमने बीते दिनों बात की थी कि भारत के जो राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति की तरफ से एक अध्यादेश जारी किया गया है, जिस अध्यादेश के माध्यम से भारत में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की जो स्वीकृत संख्या है उसको 34 से बढ़ा करके 38 कर दिया गया था। तो यहाँ पर भारत में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ाया गया था, किसके माध्यम से? ऑर्डिनेंस के माध्यम से, अध्यादेश के माध्यम से। लेकिन ये जो आर्टिकल यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ये आर्टिकल बहुत शानदार आर्टिकल है। ये आर्टिकल इस विषय पर चर्चा करता है। दरअसल ये आर्टिकल आपको ये एक दृष्टिकोण प्रदान करेगा, एक नजरिया प्रदान करेगा कि किसी घटना को कैसे एनालाइज किया जा सकता है। तो यहां पर आप देखेंगे ये जो आर्टिकल है, ये आर्टिकल बताता है कि ये जो आपका जो जुडिशरी में न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ाया गया है, सुप्रीम कोर्ट में जजेस की संख्या को बढ़ाया गया है, वो बहुत अच्छा है, क्योंकि जजेस में जो आपका जुडिशरी है वहां पर और ज्यादा जजेस होने चाहिए। लेकिन जिस प्रक्रिया का इस्तेमाल किया गया है वो प्रक्रिया यहां पर गलत है। यानी कि घटना ठीक है, जो कदम उठाया गया है वो ठीक है, लेकिन वो कदम उठाने के लिए जो प्रोसेस का इस्तेमाल किया गया है, जो प्रक्रिया इस्तेमाल की गई, यानी कि जो ऑर्डिनेंस का इस्तेमाल किया गया है, वो प्रक्रिया यहां पर गलत है। और कैसे गलत है, बहुत इंटरेस्टिंग बात यहां पर बताई गई है, बहुत अच्छा आपको लगेगा। तो इसको हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले खबर हमने देख ली है कि 16 मई को राष्ट्रपति की तरफ से एक अध्यादेश जारी किया गया था, जिस अध्यादेश के माध्यम से भारत में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या को 34 से बढ़ा करके 38 कर दिया गया था। इस संबंध में दो संवैधानिक प्रावधान जो हैं वो आपको याद रखने हैं। सबसे पहला है आपका आर्टिकल 124 क्लॉज 4। आर्टिकल 124 क्लॉज 1। आर्टिकल 124 क्लॉज 1 जो है ये कहता है कि भारत में न्यायाधीशों की संख्या को डिसाइड, सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या को डिसाइड करने की जो पावर है वो किसके पास है? वो हमारी संसद के पास है। यानी कि संसद कानून के माध्यम से न्यायाधीशों की संख्या को निर्धारित कर सकती है। दूसरा प्रोविजन यहां पर आर्टिकल 123 को लेकर के है। आर्टिकल 123 बेसिकली भारत में राष्ट्रपति को अधिकार देता है कि राष्ट्रपति किसी विशेष परिस्थिति में, किसी इमरजेंसी सिचुएशन में, जब हमारी संसद कार्य नहीं कर रही है, तो ऐसी सिचुएशन में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं, और अध्यादेश के माध्यम से कोई काम कर सकता, कोई इंपॉर्टेंट काम जो है उसको इंप्लीमेंट किया जा सकता है। लेकिन यहां पर जरूरी यह है कि आपका ऐसा जो भी कदम उठाया जाए वो किसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन में उठाया जाए, और ऐसा जो अध्यादेश जारी किया जाता है उस अध्यादेश की जो नेचर होता है वो बिल्कुल संसद के कानून के बराबर होता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कि इस अध्यादेश के माध्यम से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। अब यहां पर हम बात करते हैं कि जो ऑर्डिनेंस सरकार लेकर के आई है, जो ऑर्डिनेंस जो है जिस ऑर्डिनेंस के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ाया जा रहा है, उस ऑर्डिनेंस में प्रॉब्लम क्या है, उस ऑर्डिनेंस में समस्या क्या है? समस्या पर अगर आप देखें तो यहां पर न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर सवाल उठाए गए हैं। न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर सवाल उठाने का क्या मतलब है? सबसे पहले आर्टिकल इस बात को डिफाइन करता है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता का मतलब क्या है। आर्टिकल ये कहता है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता का ये मतलब नहीं है कि न्यायपालिका या जो जज हैं, जो न्यायाधीश हैं, वो स्वतंत्र होकर के अपना डिसीजन दे पा रहे हैं। ये भी उसका एक पक्ष है। लेकिन न्यायपालिका की स्वतंत्रता का ये भी मतलब होता है कि हमारी जो न्यायपालिका है वो न्यायालय के जो पद हैं वो राजनीतिक कार्यपालिका पर निर्भर ना हो। यानी कि
सरकार पर डिपेंडेंट ना हो, अपने अपनी एग्जिस्टेंस के लिए न्यायपालिका जो न्यायाधीश हैं वो सरकार पर डिपेंडेंट ना हो, और न्यायाधीश अपने पद के लिए सरकार के प्रति किसी प्रकार के दायित्व का अनुभव ना करें, किसी प्रकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी का अनुभव ना करें। यानी कि जजों को यह महसूस ना हो कि मेरी जो पोस्ट है, मेरी जो नियुक्ति है वो सरकार के ऊपर डिपेंडेंट है। क्योंकि अगर ऐसा होता है, अगर न्यायाधीश जो है अपनी नियुक्ति के लिए सरकार के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, या उनके 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 मन में ये अनुभव रहता है, उनके मन में ये भावना रहती है कि उनकी नियुक्ति जो है वो सरकार की वजह से हुई है, सरकार की कार्यवाही की वजह से हुई है, तो फिर उनके जो एक्शन होंगे, उनके जो निर्णय होंगे वो भी सरकार के पक्ष में होंगे। और अगर उनके निर्णय सरकार के पक्ष में होंगे तो फिर ये न्यायपालिका की स्वतंत्रता को प्रभावित कर सकता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर आपको याद रखना है। तो ऐसे में बेसिकली यहां पर अब इस पूरे में प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम को समझने के लिए हमको थोड़ा सा जो आपका आर्टिकल 123 है, या जो आपका अध्यादेश होता है, इसके नेचर को समझना पड़ेगा, इसकी प्रकृति को समझना पड़ेगा। भारतीय संविधान बेसिकली कहता है कि राष्ट्रपति जो है वो किसी भी समय अध्यादेश को वापस ले सकते हैं। दूसरा यहां पर भारतीय संविधान कहता है कि संसद के दोनों सदन प्रस्ताव पारित करके जो आपका अध्यादेश है उसको अस्वीकार कर सकते हैं, या उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, या उसको स्वीकार कर सकते हैं। इसके अलावा भारतीय संविधान ये कहता है कि यदि ऐसा नहीं होता, यानी कि यदि हमारी संसद जो है वो कानून, जो आपका अध्यादेश है, उसको स्वीकार या अस्वीकार नहीं करती है, तो 6 हफ्ते के भीतर, जब आपका सदन जो है सत्र में आएगा, उसके 6 हफ्ते के भीतर अध्यादेश जो है वो पुनः समाप्त हो जाएगा। यानी कि अब यहां पर थोड़ा सा इसको आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि 16 मई को हमारी सरकार जो है वो अध्यादेश को लेकर के आई है। 16 मई को नए न्यायाधीश जो हैं, जो आपके जज हैं, उन्होंने अपना पद संभाल लिया है, उन्होंने अपनी जो है अपना काम करना जो है शुरू कर दिया है। लेकिन अभी अगर आप देखें तो इनकी नियुक्ति अध्यादेश के माध्यम से हुई है, ऑर्डिनेंस के माध्यम से हुई है, और ऑर्डिनेंस जो है वो आपका टेम्पररी होता है। यानी कि ये जो न्यायाधीश हैं, ये जो जज हैं, अभी 3 जजों की नियुक्ति की गई है, ये जो 3 जज हैं इन्होंने शपथ ले ली है, लेकिन इनकी नियुक्ति जो है वो आपका अध्यादेश के माध्यम से हुई है, और अध्यादेश तो टेम्पररी होता है, यानी कि इनकी नियुक्ति जो है वो भी टेम्पररी है। इसका मतलब ये हुआ कि जब तक इस संबंध में जो आपका लॉ है वो पारित नहीं हो जाता है, जब तक इस संबंध में कानून पारित नहीं हो जाता, तब तक इनकी जो पोस्ट है वो आपका टेम्पररी पोस्ट रहेगी। और टेम्पररी पोस्ट का मतलब यह है कि इनकी जो नियुक्ति है, यानी कि इनका जो पद है वो आपका गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट है, इनका जो पद है वो गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट है। यानी कि सरकार कभी भी, जो हमारे राष्ट्रपति हैं वो कभी भी इनके पद को समाप्त कर सकते हैं। यानी कि ये जो है पूरी तरीके से स्वतंत्र तौर पर, ये जो 3 नए न्यायाधीश हैं, ये 3 नए न्यायाधीश पूरी तरीके से स्वतंत्र तौर पर कार्य नहीं कर पाएंगे, और यही न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर सवाल पैदा करता है। तो इसी बात को लेकर के आर्टिकल में डिस्कशन किया गया। तो उम्मीद है अब आपको समझ में आ गया होगा कि इस पूरे आर्टिकल में क्या कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हैं वो डिस्कस किए गए हैं, कि जो नए न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं वो नए न्यायाधीश क्योंकि ऑर्डिनेंस के माध्यम से नियुक्त हुए हैं, और ऑर्डिनेंस का जो मैक्सिमम टाइम पीरियड रहता है वो जो जब तक सदन नहीं लगता और उसके 6 वीक्स के भीतर, 6 हफ्ते तक रहता है। तो ऐसे में इनकी नियुक्ति जो है वो फिलहाल टेम्पररी है, और टेम्पररी नियुक्ति जो है वो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की जो स्वतंत्रता है, जो इंडिपेंडेंस है, उसको प्रभावित करेगी। तो ये बात इस पूरे आर्टिकल में बहुत अच्छे तरीके से समझाई गई है। तो उम्मीद है अब ये पूरा टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा कि क्या प्रॉब्लम जो है वो यहां पर मौजूद है। अब आप इसमें सवाल पूछ सकते हैं कि ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम तो बहुत इमेजिनरी समझ में आती है, बहुत ज्यादा काल्पनिक समझ में आती है, लेकिन आपको याद रखना है कि जब आप पॉलिटी की बात करते हैं, जब आप नियम कानून बनाने की बात करते हैं, तो आपको हर एक सिचुएशन को सोच करके आगे बढ़ना होता है। तो ये एक सिचुएशन ये भी यहाँ पर मौजूद है, और इसको इस पूरे आर्टिकल में डिस्कस किया गया। यहाँ पर जो राइटर हैं, जो आर्टिकल के लेखक हैं, वो ये कहते हैं कि बेसिकली अगर आप देखें, इससे पहले यहां पर 2014 के एनजेएसी केस का जिक्र किया गया है। एनजेएसी केस यानी कि नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन था, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था, रद्द कर दिया था। 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था। सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर क्या तर्क दिया था? सुप्रीम कोर्ट ने तर्क दिया था कि इसकी वजह से न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता है, इंडिपेंडेंस जो है, वो यहां पर प्रभावित हो रही है। तो अब यहां पर न्यायपालिका की स्वतंत्रता इससे प्रभावित हो रही थी, लेकिन अभी इसको खारिज नहीं किया गया है। तो यहां पर जो राइटर हैं, जो लेखक हैं, वो ये भी कहते हैं कि अगर जो है जुडिशरी अपने ही पुराने प्रेसिडेंट्स को फॉलो नहीं करती है, अपने ही पुराने निर्णयों को फॉलो नहीं करती है, तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम पैदा करता है। क्योंकि यहां पर एक अच्छा कानून वो होता है जिसमें सर्टेनिटी होती है, जिसमें निश्चितता होती है। लेकिन यहां पर आपको एक तरफ सुप्रीम कोर्ट एक कानून को रद्द कर रही है क्योंकि वो न्यायपालिका की स्वतंत्रता को प्रभावित करता है, और दूसरा कानून जहां पर न्यायपालिका की स्वतंत्रता प्रभावित हो रही है उसको रद्द नहीं किया जा रहा। तो ये अनसर्टेनिटी पैदा करता है। ये बात भी इस पूरे आर्टिकल में कही गई है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर आपको याद रखना है। उम्मीद है सारा टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। हम बढ़ते हैं आगे
बात करते हैं अपनी अगली खबर के बारे में। तो अगली खबर अगर आप देखें, अगली जो हमारी खबर है ये बेसिकली आपका पीआईबी की खबर है। पीआईबी की खबर बेसिकली ये है कि आपका एक नया पोर्टल लॉन्च किया जाने वाला है, जिस नए पोर्टल का नाम है लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम। तो लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम जो है इसको हमारे केंद्रीय गृह मंत्री लॉन्च करेंगे। तो हमारे केंद्रीय गृह मंत्री जल्द ही लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि भूमि बंदरगाह प्रबंधन प्रणाली को लॉन्च करेंगे। कब लॉन्च करेंगे? आज जो है 8 जून है, कल यानी कि 9 जून को इसको लॉन्च किया जाएगा। तो आप इसको याद रख सकते हैं, 9 जून को इसको लॉन्च किया जाएगा। अब ये लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम है क्या, इसकी अगर आप बात करें तो ये एक डिजिटल मंच होने वाला, इंटीग्रेटेड डिजिटल मंच होने वाला है, जहां पर भारत के सभी भूमि बंदरगाह जो हैं, लैंड पोर्ट जो हैं, इनके संचालन को एकीकृत किया जाएगा। इनके संचालन से जुड़े जो भी इंपॉर्टेंट काम है वो सारी चीजें आपको एक ही जगह पर देखने को मिलेंगी। तो इसका उद्देश्य जो है आपका क्रॉस बॉर्डर ट्रेड जो होता है और यात्रियों का जो आवागमन होता है उसको सुरक्षित बनाना, पारदर्शी बनाना और कुशल बनाना है। इसमें क्या क्या किया जाएगा? इसमें बेसिकली आपका इस प्रणाली में जो स्लॉट बुकिंग है, यानी कि जब आप जो आपके जो लैंड पोर्ट्स हैं वहां पर अगर आप जाना चाहते हैं, वहां पर अगर आप कोई काम करना चाहते हैं तो आपको स्लॉट बुकिंग करनी पड़ती है। तो ऑनलाइन आप स्लॉट बुकिंग कर सकते हैं। वहां पर आप जो है पेमेंट जो आपको करनी पड़ती है वो पेमेंट भी आप ऑनलाइन कर सकते हैं। जो आपको ट्रैकिंग करनी पड़ती है कि आपका सामान कहां पर पहुंचा है, कहां पर मौजूद है, वो ट्रैकिंग भी आप इस पोर्टल के माध्यम से कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपका जो भी आपको मंजूरी चाहिए, जो भी आपको क्लियरेंस चाहिए, उस क्लियरेंस के लिए सिंगल विंडो सिस्टम के तौर पर ये पूरा प्लेटफॉर्म आपका काम करेगा। तो आप यहां पर कह सकते हैं कि बेसिकली जो भी काम आपके लैंड पोर्ट में होते हैं, जो भी काम आपके भूमि बंदरगाह में होते हैं, वो सारे काम आप इस पोर्टल पे कर पाएंगे। तो ये पोर्टल एक सिंगल प्लेटफॉर्म के तौर पर काम करने वाला है। कौन संचालित करेगा इसको? इसके संचालन की जिम्मेदारी जो है वो दी गई है भारत भूमि बंदरगाह प्राधिकरण को, यानी कि लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, LPAI, लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये किसके तहत काम करता है? तो अगर आप देखेंगे हमारे जो गृह मंत्रालय है, हमारे गृह मंत्रालय के अंतर्गत आपको एक विभाग देखने को मिलेगा जिसका नाम है सीमा प्रबंधन विभाग। हमारे गृह मंत्रालय के अंतर्गत एक विभाग है जिसका नाम है सीमा प्रबंधन विभाग, यानी कि बॉर्डर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट। उस बॉर्डर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के अंदर ये जो अथॉरिटी है, ये अथॉरिटी एक वैधानिक निकाय के तौर पर, यानी कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी के तौर पर काम करती है। इस स्टैट्यूटरी बॉडी को 2010 में बनाया गया था। कब बनाया गया था? 2010 में कानून के माध्यम से इसको स्थापित किया गया था। और वर्तमान समय में अगर आप देखें तो ये जो आपका लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, इसके तहत टोटल आपको 15 भूमि बंदरगाह जो हैं वो संचालित होते हुए नजर आएंगे। टोटल 15 लैंड पोर्ट जो हैं वो भारत में आपको देखने को मिलेंगे। अब लैंड पोर्ट होते क्या हैं? सब कुछ तो हमने डिस्कस कर लिया है, लेकिन हमने ये तो डिस्कस किया ही नहीं कि लैंड पोर्ट क्या होते हैं। लैंड पोर्ट अगर आप देखें, लैंड पोर्ट बेसिकली आपको दो देशों के बीच में जो आपका जो ट्रेड होता है, उस ट्रेड जैसे भारत, जैसे अगर आप देखें तो मान लीजिए ये एक देश है और ये एक दूसरा देश है, इन दोनों के बीच में ट्रेड होता है। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां से व्यापार होता है और यहां से व्यापार होता है। यहां पर गोडाउन मौजूद है मान लीजिए, और यहां पर गोडाउन मौजूद है। तो ये जो है मान लीजिए भारत है, तो ये भारत का लैंड पोर्ट हो गया, जहां से सामान जब पूरे देश से जब सामान आता है तो यहां पर इकट्ठा होता है और यहां से फिर दूसरे देश में जाता है, और फिर दूसरे देश से जब सामान आता है तो सबसे पहले यहां पर इकट्ठा होता है, यहां पर क्लियरेंस होती है और उसके बाद पूरे देश में जाता है। तो इसको लैंड पोर्ट कहा जाता है। अब भारत में आप देखेंगे, भारत में बहुत सारे लैंड पोर्ट हैं। कुछ एग्जांपल अगर आप देखें, इसमें आपका सबसे पहले अटारी देखने को मिलेगा। आपको अटारी और डेरा बाबा नानक लैंड पोर्ट आपको मिलेगा। कहां पर? भारत और पाकिस्तान की सीमा पर। तो ये पंजाब में मौजूद है। भारत और पाकिस्तान की सीमा पर कौन से दो लैंड पोर्ट हैं? एक है आपका अटारी लैंड पोर्ट और दूसरा है डेरा बाबा नानक लैंड पोर्ट। दूसरा आपको देखने को मिलेगा भारत और नेपाल की सीमा पर दो हैं, एक रक्सौल है और दूसरा जोगबनी है। रक्सौल है और जोगबनी है। ये बेसिकली आपको भारत और नेपाल की सीमा पर लैंड पोर्ट देखने को मिलेंगे। इसके अलावा अगर आप देखें, भारत और भूटान की सीमा पर दरांग है। भारत और भूटान की सीमा पर दरांग आपको देखने को मिलेगा। भारत और अगर आप देखें इसके साथ साथ आपका भारत और बांग्लादेश की सीमा पर, भारत और बांग्लादेश की सीमा पर आपको पेट्रोपोल देखने को मिलेगा, दावकी देखने को मिलेगा, अगरतला देखने को मिलेगा और सबरूम देखने को मिलेगा। तो भारत और बांग्लादेश की सीमा पर सबसे ज्यादा लैंड पोर्ट मौजूद हैं। टोटल 4 लैंड पोर्ट आपको देखने को मिलेंगे। कौन कौन से हैं? एक आपका पेट्रोपोल है, दावकी है, अगरतला है और सबरूम है। इसमें आपका जो पेट्रोपोल लैंड पोर्ट भारत और बांग्लादेश के बीच में आपको देखने को मिलता है, वो भारत का सबसे बड़ा लैंड पोर्ट है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर आपको याद रखना है कि पेट्रोपोल लैंड पोर्ट जो है भारत और बांग्लादेश की सीमा पर है और भारत का सबसे बड़ा लैंड पोर्ट है। इसके अलावा एक और लैंड पोर्ट आपको देखने को मिलेगा, ये बेसिकली आपका भारत और म्यांमार की सीमा पर है।
जिसका नाम है मोरेह लैंड पोर्ट। तो मोरेह लैंड पोर्ट किस पे मिलेगा आपको? भारत और म्यांमार की सीमा पर मिलेगा। एक बार फिर से उसको हम रिवाइज कर लेते हैं। इसमें अगर आप देखें, सबसे पहले आपका अटारी और डेरा बाबा नानक है, ये आपको भारत और पाकिस्तान की सीमा पर मिलेगा। फिर आपका रक्सौल और जोगबनी है, ये आपको भारत और नेपाल की सीमा पर मिलेगा। रक्सौल और जोगबनी भारत और नेपाल की सीमा पर, रक्सौल और जोगबनी भारत और नेपाल की सीमा पर है। दरांग जो है ये भारत और भूटान की सीमा पर है। फिर 4 आपको भारत और बांग्लादेश की सीमा पर मिलेंगे। कौन कौन से? पेट्रोपोल, दावकी, अगरतला और सबरूम। पेट्रोपोल, दावकी, अगरतला और सबरूम। पेट्रोपोल, दावकी, अगरतला और सबरूम जो है वो आपको कहां पर मिलेंगे? भारत और बांग्लादेश की सीमा पर मिलेंगे। इसमें पेट्रोपोल जो है वो भारत का सबसे बड़ा लैंड पोर्ट है। इसके अलावा एक आपको मिलेगा भारत और म्यांमार की सीमा पर, जिसको मोरेह बोलते हैं। मोरेह भारत और म्यांमार की सीमा पर मिलेगा। तो ये जो भारत के लैंड पोर्ट हैं, इनके नाम यहां पर आपको याद रखने हैं। चलिए, ये जितनी भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे इस पीआईबी की खबर में, सारे पॉइंट यहां पर हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं अपनी कुछ और इंपॉर्टेंट खबरों के बारे में। तो अगली जो हमारी खबर है, ये खबर बेसिकली आपका बात करती है नेपाल के जो विदेश मंत्री हैं। आपको पता है, हमने पहले भी इस पर डिस्कशन किया था कि नेपाल के विदेश मंत्री वर्तमान समय में भारत की यात्रा पर आए हुए हैं और इस यात्रा के दौरान बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर जो है वो डिस्कशन आपको देखने को मिल रहा है। इस यात्रा के दौरान नेपाल के विदेश मंत्री की तरफ से ये बयान दिया गया कि नेपाल जो है, जैसे आपको याद होगा, इससे पहले जो आपके नेपाल के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने कहा था कि तीसरे पक्ष को भारत और नेपाल के बीच में विवाद को सुलझाने में मदद करनी चाहिए। लेकिन अब नेपाल के विदेश मंत्री ने क्लियर कर दिया है कि हमारा उद्देश्य बिल्कुल भी किसी तीसरे पक्ष को इन्वॉल्व करना नहीं है। भारत और नेपाल के बीच में जितने भी आपके लैंड जो डिस्प्यूट मौजूद हैं, किस किस चीज को लेकर के, तो आपका काला पानी को लेकर के विवाद है, लिपुलेख को लेकर के विवाद है, लिम्पियाधुरी को लेकर के विवाद है। तो ये जो ट्राई जंक्शन डिस्प्यूट आपको देखने को मिलेगा, नेपाल के विदेश मंत्री का कहना यह है कि हम इस ट्राई जंक्शन डिस्प्यूट को दोनों देश आपस में मिलकर के द्विपक्षीय तरीके से इस पूरे विवाद को सुलझाने की कोशिश करेंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर आपको याद रखना है। अगली खबर अगर आप देखें, अगली खबर आपका भारत के जो विदेश मंत्री हैं और इंडोनेशिया के जो विदेश मंत्री हैं, उनकी मुलाकात हाल ही में भारत में हुई है। इस मुलाकात से का बैकग्राउंड अगर आप समझें, तो इस मुलाकात का बैकग्राउंड ये है कि भारत के जो प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री मोदी जो हैं, वो जल्द ही इंडोनेशिया की यात्रा पर जाने वाले हैं। और इस यात्रा से पहले, प्रधानमंत्री की यात्रा से पहले, भारत और जो इंडोनेशिया के विदेश मंत्री हैं वो आपस में मिल रहे हैं ताकि एक रूपरेखा जो है वो तैयार की जा सके। इस पूरी यात्रा के दौरान अगर आप देखेंगे, दोनों पक्षों ने रक्षा को लेकर के, सुरक्षा को लेकर के, समुद्री सहयोग, व्यापार, निवेश, फार्मा, बहुत सारे जो आपके क्षेत्र हैं, इन सभी क्षेत्रों में जो आपके समीक्षा है वो समीक्षा यहां पर की गई और एक बैकग्राउंड तैयार किया गया, एक आपका ओवरव्यू तैयार किया गया कि जब दोनों देशों के जो आपके प्रमुख हैं उनकी मुलाकात होगी तो इस दौरान किन विषयों पर चर्चा की जाएगी। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ा जाए। अगली जो हमारी खबर है, अगली हमारी खबर अभी रिसेंटली बीते दिनों हमारा जो हेल्थ मिनिस्ट्री है, हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 6 का एक फैक्ट शीट जारी की गई थी। फैक्ट शीट बेसिकली एक तरीके का एक शॉर्ट समरी होती है, जो समरी ये बताती है कि क्या कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियां जो है वो उस पूरे मेन डॉक्यूमेंट में मौजूद है। तो अभी बेसिकली आपका जो हेल्थ मिनिस्ट्री है उसकी तरफ से फैक्ट शीट जारी की गई थी, लेकिन कुछ जो आपके विशेषज्ञ हैं, कुछ लोग विश्लेषक हैं, उन्होंने उस फैक्ट शीट का क्रिटिसिज्म किया। उनका कहना यह था कि जो फैक्ट शीट यहां पर हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से जारी की गई है, उस फैक्ट शीट में कुछ इंपॉर्टेंट डेटा मौजूद नहीं है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर जो बताया गया, उसमें एनीमिया को लेकर के, हेल्थ को लेकर के, क्लीन फ्यूल को लेकर, क्लीन आपका फ्यूल को लेकर के जो आपके इंडिकेटर्स होने चाहिए, वो इंडिकेटर्स उस फैक्ट शीट में मौजूद नहीं है। अब यहां पर इस पूरी घटना को लेकर के हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से अपना बयान जारी किया गया है, जिस बयान में हेल्थ मिनिस्ट्री ने कहा है कि जो फैक्ट शीट हमने जारी की थी, वो फैक्ट शीट केवल एक समरी है, केवल एक ओवरव्यू है, अभी मेन डॉक्यूमेंट जारी नहीं हुआ है। ये जितना भी डेटा आप जो बोल रहे हैं, जो डेटा मौजूद नहीं है इसमें, वो सारा डेटा आपको मेन डॉक्यूमेंट में मिलेगा। तो मेन डॉक्यूमेंट जब हम जारी करेंगे उसमें सारा डेटा मौजूद है, उसकी चिंता आपको करने की जरूरत नहीं है। अभी फिलहाल हम जो आपका जो फैक्ट शीट है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे फैक्ट शीट जो है, उसमें केवल आपका वो केवल एक पहला चरण है। इसका जो दूसरा चरण है, जो प्रमुख संकेतक है, वो आपको बाद में देखने को मिलेंगे। तो ये बात हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से कही गई है। चलिए आगे बढ़ा जाए। अगली हमारी खबर है आपका ओडिशा में एक अध्ययन किया गया आईआईटी भुवनेश्वर की तरफ से और यूनिसेफ की तरफ से मिलकर के ओडिशा में एक अध्ययन किया गया, जिस अध्ययन में ये निष्कर्ष निकल करके आया कि ओडिशा में तकरीबन आपका 74% छात्राएं ऐसी हैं जिनको मासिक धर्म के दौरान 1 दिन या 8 दिन तक स्कूल नहीं जा पाती हैं। जो कि तो मासिक धर्म के दौरान जो है कई आपकी जो लड़कियां हैं, कई जो बच्चियां हैं, वो 1 दिन से लेकर के 8 दिन तक स्कूल नहीं जा पाती हैं 1 महीने में। तो उनके स्कूल, उनकी जो लर्निंग कैपेसिटी है वो बहुत ज्यादा प्रभावित होती है।
अब ये जो अध्ययन है, ये अध्ययन आपका ओडिशा में किया गया है, लेकिन रिसर्च ये भी बताती है, जो आपका जो निष्कर्ष है अध्ययन का, वो ये भी कहता है कि ये जो निष्कर्ष है, ये जो आंकड़े हैं, ये आंकड़े केवल ओडिशा पर लागू नहीं होते हैं, बल्कि पूरे भारत पर लागू होते हैं, और पूरे भारत में यही प्रॉब्लम आपको देखने को मिलती है। तो ऐसे में इस पूरे अध्ययन में ये रिकमेंडेशन दी गई है, ये सिफारिश दी गई है कि भारत सरकार को प्रयास करना चाहिए, ताकि भारत में जो आपकी लड़कियां हैं, उनके जो एजुकेशन का टाइम जो बहुत ज्यादा इंपैक्ट होता है, जो प्रभावित होता है, उसको कम किया जा सके। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ा जाए। अगली जो हमारी खबर है, हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, वो बेसिकली आपका एक यूनिवर्सिटी में बयान दे रहे थे, कि यूनिवर्सिटी में वो अपना स्टेटमेंट दे रहे थे, और इस स्टेटमेंट के दौरान बेसिकली उन्होंने ये कहा कि भारत की जो न्यायपालिका के लिए स्वदेशी कृत्रिम बुद्धिमत्ता पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के लिए जो आपका न्यायपालिका है, वो बहुत इंपॉर्टेंट प्रयास कर रही है। यानी कि इन्होंने ये बताया कि बेसिकली हमारी जो जुडिशरी है, वो लगातार ये कोशिश कर रही है कि भारत में न्यायपालिका के लिए अपना एक इंडिजीनियस एआई इकोसिस्टम जो है, वो डेवलप किया जा सके। हालांकि उन्होंने अपने बयान में ये स्पष्ट किया कि एआई जो है, वो न्यायाधीशों के स्वतंत्र विचार और निर्णय का स्थान नहीं ले सकता है। इसमें आपको याद होगा, हमने सुप्रीम कोर्ट की एआई पर जो कमेटी बनी थी, उसके रिकमेंडेशन में भी बात की थी, जहां पर उस कमेटी ने रिकमेंडेशन दिया था कि एआई का इस्तेमाल केवल एडमिनिस्ट्रेटिव कामों के लिए होना चाहिए। और ये रिकमेंडेशन बहुत इंपॉर्टेंट थी, आप अपने मेंस के एग्जाम में इसको लिख सकते हैं। अगर जुडिशरी में एआई को लेकर के कोई सवाल आता है, तो आप वहां पर लिख सकते हैं कि एआई का इस्तेमाल जो है, वो जरूरी है, वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे हमारी एफिशिएंसी बढ़ती है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये भी है कि हम इस बात का ध्यान रखें कि कहां पर हम एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं और कहां पर हमें एआई का इस्तेमाल करना चाहिए। एआई का इस्तेमाल केवल एडमिनिस्ट्रेटिव कार्यों में होना चाहिए, केवल प्रशासनिक कार्यों में होना चाहिए, और जो इंपॉर्टेंट काम है, जैसे आपका सजा का निर्धारण करना, गिल्टी या नॉन गिल्टी का निर्धारण करना, या आपका क्रिमिनल्स या फिर जो आपके गवाह हैं, उनकी प्रोफाइलिंग करना, ये तमाम काम आपके एआई के माध्यम से नहीं होने चाहिए। तो ये बात उस कमेटी ने अपनी रिकमेंडेशन में बताई थी, और हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, उन्होंने भी अपने बयान में यही बात दोहराई है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए अगली खबर अगर आप देखें, अगली खबर हमारे प्रधानमंत्री की तरफ से यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स की एक ऑफिसर है, जिनका नाम है अभिलाषा बराक। अभिलाषा बराक को प्रधानमंत्री की तरफ से जो है कांग्रेचुलेट किया गया, क्योंकि अभिलाषा बराक को यूएन के मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। दोबारा से आप इसको याद रख लीजिए, जो अभिलाषा बराक हैं, उनको यूएन के मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। अब अभिलाषा बराक कहां पर नियुक्त है वर्तमान समय में? तो ये वर्तमान समय में आपका लेबनान में संयुक्त राष्ट्र के मिशन में आपको देखने को मिलेंगे। तो कहां पर है? लेबनान में फिलहाल ये आपको देखने को मिलेंगे। कहां पर? लेबनान में अभिलाषा बराक जो है वो नियुक्त हैं, और इनको सम्मानित किया गया है यूएन के मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर हमने डिस्कस कर लिया है। तो उम्मीद है ये पूरा टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। सारी बातें जो हमने डिस्कस की हैं, वो आपको समझ में आई होंगी। अब अंत में आपके लिए करंट अफेयर का एक सवाल है, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए, सवाल में आपसे पूछा गया है कि अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए, अध्यादेश केवल तब जारी किया जाता है जब संसद का कोई भी सत्र सदन में ना हो, संसद का कोई भी सदन सत्र में ना हो। ऑप्शन बी, अध्यादेश को संसद द्वारा पारित कानून के समान बल और प्रभाव प्राप्त होता है। ऑप्शन सी, अध्यादेश संसद के पुनः संवेद होने के 6 सप्ताह बाद स्वतः समाप्त हो जाता है यदि उसे संसद द्वारा अनुमोदित न किया जाए। और ऑप्शन डी, राष्ट्रपति अपनी इच्छा से बिना मंत्रिपरिषद की सलाह के अध्यादेश जारी कर सकते हैं। तो इसका सही जवाब क्या होगा, वो आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना है कि यहाँ पर इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका गलत स्टेटमेंट है। तो उम्मीद है ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, सारे पॉइंट यहाँ पर हमने डिस्कस कर लिए हैं। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा गलत स्टेटमेंट है। तो इसको जो हमारे कई साथियों ने कमेंट बॉक्स में बिल्कुल सही कुछ साथियों ने सही जवाब दिया है, कुछ साथियों ने सही जवाब नहीं दिया है। तो एक बार फिर से आप जो है सवाल को देख लीजिए, एक बार फिर से आप सवाल को समझ लीजिए कि यहाँ